Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Sehrawat Classes and I am Sonia Sehrawat, your biology tutor. So students, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था सॉल्व करना, दैट इज़ यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2013. सो इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन पेपर. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन. काइटिनस एक्सोस्केलेटन किस में मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बर्ड्स, सेकंड फ्रॉग्स, थर्ड टोर्टोइज, फोर्थ इंसेक्ट. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. आर्थ्रोपोडा जो हमारा फाइलम है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये कि इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. और इनके बारे में एक और चीज़ हम यही पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल अगर हम कहें पूरी लैंड पर, पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है, तो उसका आंसर भी आर्थ्रोपोड ही होगा. और आर्थ्रोपोडा जो है इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो किस वजह से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? अपने इस काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से. बिकॉज ये जो काइटिन का बना हुआ एक प्रोटीन है, काइटिन, उसका बना हुआ प्रोटेक्टिव लेयर जो है ये इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. एक चीज़ और बच्चों, काइटिन, सॉरी मैंने बोला काइटिन इज अ प्रोटीन. काइटिन प्रोटीन नहीं है, इट इज़ अ पॉलीसैकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड. एक कार्बोहाइड्रेट है और उसमें भी पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड टाइप्स होते हैं. तो काइटिन इज़ अ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड और बना होता है किसका? बहुत सारी रिपीटिंग. पॉलीसैकेराइड का मीनिंग यही है ना, रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है. पॉलीसैकेराइड का मीनिंग है बहुत सारी ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट्स, बट ग्लूकोज का एक मॉडिफाइड डेरिवेटिव, ग्लूकोज का भी एक डेरिवेटिव होता है एन एसिटिल ग्लूकोजेमीन. एन एसिटिल ग्लूकोजेमीन उसकी रिपीटिंग यूनिट्स से बनी होती है काइटिन. इसमें जो नाइट्रोजन होती है और कुछ लिंकेज होते हैं प्रोटीन के जैसे, बट इट इज़ नॉट अ प्रोटीन. प्रोटीन नहीं है, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है. और किसका रिपीटिंग यूनिट से बनी होती है? किसका पॉलीमर है? एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन. और इसी की वजह से किस किस में मिलता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन? मीन्स बॉडी के बाहर स्केलेटन है जो किसका बना हुआ है? काइटिन का. इंसेक्ट्स, एरेक्निड्स और क्रस्टेशियंस में. इंसेक्ट्स, एरेक्निड्स और क्रस्टेशियंस इन ग्रुप में आर्थ्रोपोडा के क्या होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है. सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? इंसेक्ट्स होगा. फ्रॉग, बर्ड्स, टोर्टोइज में नहीं है, किस में है? इंसेक्ट्स में है, जो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. इसलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल माने जाते हैं लैंड पे या अर्थ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. आरएनए है तो सभी में है, डीएनए आरएनए दोनों है, बट आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इनमें से किस में होता है? नंबर 1 ऑप्शन इज प्लाज्मोडियम, नंबर 2 स्टेफाइलोकोकस, नंबर 3 एचआईवी वायरस एंड नंबर 4 बैक्टीरियोफेज. अगर हम इनकी वन बाय वन बात करें ये सब क्या है, और जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? मोस्ट जो प्रेफरेबली हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है. बट हम पढ़ते हैं कुछ वायरस को छोड़कर जिनमें आरएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. बट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कौन एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह? डीएनए एक्ट करता है. उसके कुछ रीजन्स है, बिकॉज डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी कंपेरिजन में? आरएनए की कंपेरिजन में. और ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है स्टेबिलिटी की वजह से. आरएनए में म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाएंगे, डीएनए में नहीं होंगे इतनी जल्दी. इसलिए आरएनए जो है वो पूरी मशीनरी में, प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी मशीनरी में रोल प्ले तो करता है बहुत बड़ा. बट क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल की तरह मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कौन काम करता है? डीएनए करता है. लेकिन वायरस की बात की है मैंने, तो वायरस में यहाँ कौन वायरस में, मैंने कहा वायरस में होता है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ पर इनमें से वायरस देख लीजिए कौन है? प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जो मलेरिया कोज करता है. स्टेफाइलोकोकस क्या है? एक बैक्टीरिया है. बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है, बट इसके पास आरएनए डीएनए दोनों हो सकते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल. फिर हमारे पास ऑप्शन बचा क्या? एचआईवी वायरस. बहुत कॉमन सा टॉपिक है जो हम पढ़ते भी हैं, 11th-12th में भी पढ़ते हैं, 9th-10th में भी पढ़ते हैं इसके बारे में. तो एचआईवी वायरस जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है. ये अपने आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज़ करता है. और आरएनए से जब किसी को इन्फेक्शन करता है तो आरएनए से क्या बनवाता है? डीएनए बनवाता है. रेट्रो वायरस है, आरएनए से क्या बनवाएगा? डीएनए बनवाएगा और फिर डीएनए की कॉपी करवाएगा. सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एचआईवी वायरस.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज, मोलस्का में रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें से कौन सा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट से क्या मीनिंग है बेटा? एक पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में जो क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, हमारी गैसेस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे आप हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है हमारे ब्लड में मिलने वाला रेड कलर का। वर्टिब्रेटा में ब्लड का जो एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, आयरन एटम, आयरन आयन होते हैं, आयरन होता है इसके पास, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या है, एरिथ्रोसिन, हीमोसाइनिन और नन ऑफ द अबव। यहाँ पर मोलस्का का पूछा है तो मोलस्का का क्या हो जाएगा, हीमोसाइनिन। आंसर क्या होगा यहाँ पर, हीमोसाइनिन। इसके पास 2 कॉपर होते हैं और ये ब्लू कलर का होता है। हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन तो रेड कलर का पिगमेंट होता है, हीमोसाइनिन क्या होता है, ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, और ये इसमें 2 कॉपर आयन होते हैं और उसके पास क्या होता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन के पास। तो मोलस्का का रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोसाइनिन। याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी इज फाउंड इन, हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी इनमें से किसकी होती है? ये भी फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन है बट लर्निंग वाला क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा भी अगर हमने अच्छे से लर्न नहीं किया है एग्जाम के टाइम पे ही, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनको एग्जाम से जस्ट पहले भी रिवाइज करना और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, तभी हम इनको सोल्व कर पाते हैं। बिकॉज देखिए, होमोसेपियंस सेपियंस हमें एक सीक्वेंस की फॉर्म में तो याद हो जाती हैं चीज़ें कि होमोसेपियंस सेपियंस मॉडर्न ह्यूमन है ना, इसका तो अप्रॉक्सीमेटली 1350 है, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस है वो तो आराम से याद रह जाएगा। और हमें एक आइडिया ये भी हो गया कि भाई मॉडर्न मैन का कम है, इससे पहले वाले 2 जो ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज थी उनका ज़्यादा है क्रेनियल कैपेसिटी। बट डाउट कहाँ हो सकता है, अगर हमें अच्छे से फैक्ट याद नहीं है तो, होमोसेपियंस सेपियंस, निएंडरथल मैन, पेकिंग मैन और क्रोमैग्नोन मैन। क्रोमैग्नोन का 1600 सेंटीमीटर क्यूब, पेकिंग मैन का 1000 से 1300 सेंटीमीटर क्यूब, और निएंडरथल मैन का कितना है, 1350 से 1700 सीसी तक दिखाता है। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये क्रेनियल कैपेसिटी है क्या, पहली बात तो यही समझ लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ये ब्रेन जिसके अंदर रहता है, ब्रेन केस या हमारा स्कल के अंदर जो हमारी खोपड़ी है उसके अंदर एक ब्रेन केस है जिसके अंदर ब्रेन है, तो उसका जो वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। और ये एक तरह से ब्रेन साइज का इंडिकेटर है कि ब्रेन का साइज़ क्या है, बिकॉज ब्रेन केस का साइज जो होगा उसके अंदर ब्रेन का भी वही होगा। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिमाग में ये मत ले आना कि भाई होमोसेपियंस सेपियंस मॉडर्न ह्यूमन बीइंग तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आईक्यू तो बढ़ता गया हमारा ह्यूमन बीइंग का, तो इसी का क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। क्रेनियल कैपेसिटी इज़ नॉट द सोलो इंडिकेटर या सोल इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अकेला इंडिकेटर नहीं है क्रेनियल कैपेसिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है इंटेलिजेंस को। सो क्रेनियल कैपेसिटी को हम सीधा सीधा रिलेट नहीं कर सकते इंटेलिजेंस से, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो निएंडरथल मैन होगा, बिकॉज इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो इन सब में सबसे ज़्यादा है। थोड़ा सा डाउट बेटा आप इसका अपने आप भी क्लियर कीजिएगा डिफरेंट सोर्सेज से, निएंडरथल मैन और क्रोमैग्नोन मैन। वैसे तो आई एम श्योर दैट निएंडरथल मैन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। होमो निएंडरथैलेंसिस इसका साइंटिफिक नेम, होमो निएंडरथैलेंसिस या निएंडरथल मैन जो है, इसी की क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, बट थोड़ा मिलती जुलती है क्रोमैग्नोन मैन के साथ। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि क्रोमैग्नोन भी इसका आंसर हो सकता है क्या, बट होमोसेपियंस सेपियंस और पेकिंग मैन तो होगा ही नहीं। अगर हम निएंडरथल मैन की बात करें तो ये 40,000 से 4 लाख साल के जो टाइम पीरियड है प्लीस्टोसीन पीरियड में, और यूरोप में इसकी क्या हुई, इमर्ज हुआ ये, और मिडिल प्लीस्टोसीन में यूरोप में। और इसका बॉडी फीचर्स की अगर हम बात करें तो बॉडी फीचर्स कैसे हैं, लॉन्ग और लो स्कल और प्रोमिनेंट ब्रो रिज, जो इसकी ब्रो है ये उभरी हुई, एंड और क्या क्या था, सेंट्रल पार्ट ऑफ फेस प्रोट्रूडेड फॉरवर्ड। इसका जो फेस का सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ, और फेस पर एक बड़ी बिग एक वेरी बिग वाइड नोज डोमिनेटेड बाई, मीन्स कि पूरे फेस पर बड़ी सी चौड़ी सी नाक दिखाई देती थी, और ये यूरोप और एशिया के पार्ट्स में मिलता था निएंडरथल मैन। सो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए कब मिलता था, और ये आंसर हो गया हमारा निएंडरथल मैन यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, द कैप्सूल्स आर मेड ऑफ जिलेटिन ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग विच पार्ट ऑफ द एनिमल। एनिमल का कौन सा पार्ट बॉईल करके कैप्सूल बनाए जाते हैं, कैप्सूल में जो जिलेटिन होता है वो ऑब्टेन किया जाता है। कैप्सूल किसका बना होता है, जिलेटिन का, और जिलेटिन किससे ऑब्टेन किया जाता है, ये प्रोटीन होती है जिलेटिन एक, और किससे ऑब्टेन की जाती है, कोलेजन से, कोलेजन प्रोटीन से। और किस किस पार्ट को बॉईल करके निकाल सकते हैं हम इसको,
हूव्स, स्किन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। हम इन सारे पार्ट से बॉईल करके जिलेटिन बना सकते हैं बिकॉज इन सब में कोलेजन है, हॉर्न, हूव्स और स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टेस्टीज सैक इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच। अर्थवर्म में जो टेस्टीज सैक हैं वो किस सेगमेंट में लोकेटेड होते हैं। अब सेगमेंट की बात हुई है तो सबसे पहली बात करते हैं कि एनिलिडा फाइलम में जिसमें अर्थवर्म आता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म का कैरेक्टर होता है इनके पास। मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिलिडा यानी कि अर्थवर्म का। और मेटामेरिज्म होता क्या है, बॉडी जो है एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और उन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स बोलते हैं। और ये मेटामर्स अर्थवर्म के पास 100 से 120 तक होते हैं। ये एक बात हुई मेटामेरिज्म के बारे में। सेकंड थिंग समझिए बेटा, जो अर्थवर्म है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, हर्मेफ्रोडाइटिक एनिमल है। हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है कि इसके पास टेस्टीज और ओवरीज दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर होती हैं। एक ही इंडिविजुअल के अंदर टेस्टीज भी हैं और ओवरीज भी हैं। टेस्टीज 2 पेयर होती हैं और ओवरी 1 पेयर होती हैं। अब सेगमेंट होता है, लोकेशन का मामला होता है कि भाई इस वाले सेगमेंट में टेस्टीज हैं, इस वाले सेगमेंट में ओवरी है। अब बात करें टेस्टीज की, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पूछा है टेस्टीज सैक, तो टेस्टीज सैक 13, 14 या 9, 10, 11, 12 या 10, 11, ये भी लर्निंग वाला ही क्वेश्चन है। याद रखना है आपको अच्छे से 10 एंड 11 सेगमेंट में, 10 और 11 सेगमेंट में हमारे क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टीज सैक प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर 2 पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं और उनसे निकलती है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया जो डक्ट होती हैं वो 18 सेगमेंट तक जाती हैं। 10, 11 में क्या हो गया, ऐसे याद रखो, 10, 11 में हमारी क्या हो गई, टेस्टीज सैक हो गई। वहाँ से वासा डिफरेंसिया निकली और कहाँ तक पहुँची, 18 सेगमेंट तक पहुँची। और उस 18 सेगमेंट में जाके ज्वाइन हो जाती हैं वहाँ पे भी किसके साथ, प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ। ये वासा डिफरेंसिया 2 डक्ट है, फिर ज्वाइन हो गए किसके साथ, प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ। और 18 सेगमेंट में जाके एक जोड़ी क्या होते हैं, जेनाइटल पोर होते हैं जो बाहर की तरफ खुलता है। एक जोड़ी क्या प्रेजेंट है, जेनाइटल पोर। 18वें सेगमेंट में जेनिटल पोर है, 10, 11 सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ टेस्टीज है और 17 और 19 सेगमेंट में 2 पेयर एसेसरी ग्लैंड्स हैं। 2 पेयर एसेसरी ग्लैंड्स के कहाँ हैं, 17 और 19 सेगमेंट में। तो मेल के लिए क्या क्या कौन कौन से सेगमेंट हुए, 10, 11, 17, 19 और 18। 10, 11 में टेस्टीज सैक है, 17, 19 में एसेसरी ग्लैंड्स है और 18 में जेनाइटल पोर खुल रहे हैं बाहर की तरफ। अब ऐसे ही हम बात करें अगर ओवरीज की, बिकॉज यहाँ पर टेस्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो कभी ओवरी के बारे में भी पूछा जा सकता है। 12 और 13 सेगमेंट में हमारी 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं और ये हमारी यहाँ पर तो 1 पेयर जेनाइटल पोर होते हैं। फीमेल के लिए एक सिंगल जेनाइटल पोर होता है, वो 14 सेगमेंट में होता है। मतलब बाहर की तरफ जो ये खुलती हैं एग रिलीज करने के लिए, वो कौन से सेगमेंट में पोर होता है, 14 सेगमेंट में होता है इनका। और सिंगल जेनाइटल फीमेल जेनाइटल पोर होता है। तो फीमेल के लिए 12, 13, 14 याद रखोगे। 12, 13 में ओवरीज और 14 में क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर है। सो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। 10, 11 में क्या है, टेस्टीज सैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। ट्रू सीलोम इनमें से किस फाइलम में एब्सेंट होती है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। जब हम 11th में पढ़ते हैं किसके बारे में, फाइलम पढ़ते हैं हम, अपने फाइलम का जनरल इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स वहाँ पर दिए हुए हैं। तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ यही आती है सीलोम के बारे में। सीलोम क्या होती है बेटा, बॉडी कैविटी हम जिसको बोलते हैं। हमारे पास जो हमारी जो डेवलपमेंट वाली फेज होती है उसमें 3 जर्म लेयर बनती हैं। पहले एम्ब्रियो में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनने से पहले 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड लास्ट क्या, एंडोडर्म। तो यहाँ पर हमारी एक बॉडी कैविटी होती है, उस बॉडी कैविटी को हम सीलोम बोलते हैं। और अगर वो बॉडी कैविटी हमारी जो बॉडी वॉल है और गट वॉल है, उन दोनों के बीच में एक बॉडी कैविटी होती है, बॉडी वॉल और गट वॉल। ये तो बॉडी वॉल हो गई और अंदर की तरफ गट वॉल हो गई, उनके बीच में एक कैविटी है। अगर वो कैविटी मीजोडर्म से लाइंड है, लाइंड बाय मीजोडर्म, कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, तो उसको ट्रू बॉडी कैविटी बोलते हैं और उसको सीलोम, ट्रू सीलोम भी कह सकते हैं। और उन एनिमल्स को सीलोमेट कहते हैं जिनके पास होती है। जिनके पास होती ही नहीं है बॉडी कैविटी उनको असीलोमेट बोलते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं बेटा ये। और जिनके पास होती तो है बॉडी कैविटी, सीलोम होती तो है, बट इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है वो पैचेस की फॉर्म में होती है, ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में होती है, कंप्लीटली लाइन नहीं करती बॉडी कैविटी को, तो उसको स्यूडोसीलोम बोलते हैं, स्यूडोसीलोम। और उन एनिमल्स को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट।
सीलोमेट, सूडोसीलोमेट। तो सूडोसीलोमेट एक ही फाइलम है हमारा निमेटोडा। इससे पहले जो फाइलम है उनके पास, चार फाइलम के पास क्या नहीं है, सीलोम है ही नहीं, पोरीफेरा, सेलिंड्रेटा वगैरह के पास। निमेटोडा के पास सीलोम है बट सूडो टाइप की है, राउंड वर्म भी बोलते हैं इनको हम कॉमनली, और इनके पास सीलोम कैसी है, ट्रू सीलोम नहीं है, सूडोसीलोम है। बाकी जो फाइलम दिए है सारे, एनिलिडा है, एकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, इन सबके पास ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, ये सीलोमेट होते हैं। मतलब 4 तक जो फाइलम है वो कैसे हैं, असीलोमेट। 5वां जो है वो सूडोसीलोमेट, और 6 से लेके, एनिलिडा से लेके आगे लास्ट तक हमारा फाइलम कोर्डेटा तक सब के सब क्या है, सीलोमेट है, इनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। यहाँ हमारा आंसर क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, विच सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लोटिंग। इनमें से कौन सा सॉल्ट नेसेसरी है ब्लड क्लोटिंग के लिए? नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 आयरन, नंबर 3 फॉस्फोरस, नंबर 4 कैल्शियम। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कैल्शियम। जिसने थोड़ा सा भी ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा है उसे एकदम से याद आ जाएगा कि भाई कैल्शियम पढ़ा था हमने ब्लड क्लोटिंग में, बाकी सबका रोल नहीं था। कैल्शियम क्या करता है बेटा, हमारी जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो नेसेसरी होती हैं कोगुलेशन प्रोसेस के लिए, उनको एक्टिवेशन का काम करता है कैल्शियम। ये क्या करता है, थ्रोम्बिन के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में, फाइब्रिन बनाने के लिए। जो ब्लड क्लोटिंग में फाइब्रिन बनते हैं ना, फाइब्रिन क्लोट बनवाते हैं, वो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में बनते हैं, और थ्रोम्बिन के साथ कौन इंटरेक्ट करके उसे एक्टिवेट करता है, कैल्शियम आयन। सो कैल्शियम आयन का यहाँ रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ पेसमेकर इन हार्ट इज। हार्ट में पेसमेकर का रोल बताइए क्या होता है। पेसमेकर की अगर मैं बात करूं, नेचुरल पेसमेकर क्या है, तो हमारे हार्ट में बेटा यहाँ पर एक नोड होता है, एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होती है, नोडल मस्कुलेचर, जिसको हम बोलते हैं SAN, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड, ये जो नोडल स्ट्रक्चर है, मस्कुलेचर है, ये क्या काम करते हैं, ये नेचुरल पेसमेकर होते हैं। नेचुरल पेसमेकर मीन्स हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम करते हैं। सबसे पहले इम्पल्स जो क्रिएट होता है वो यहाँ पर क्रिएट होता है, और फिर यहाँ से AV नोड होता है यहाँ पर, ये हमारा एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ऐसे फिर यहाँ पर हमारे वेंट्रिकल्स हैं राइट लेफ्ट, तो यहाँ पर SAN है, फिर यहाँ पर AVN है, फिर AV बंडल है, AV नोड है, AV बंडल, पुरकिंजे फाइबर्स। इस तरह से इम्पल्स जो है सबसे पहले यहाँ क्रिएट होता है SAN में, तो हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम करता है ये, और नेचुरल पेसमेकर जो होता है। और अगर हार्ट बीट घट जाए तो उसको इंक्रीज या रेगुलेशन का काम होता है इसका, हार्ट बीट को क्या करना, रेगुलेट करना। अगर किसी पर्सन को यहाँ प्रॉब्लम होती है, ये SAN ढंग से काम नहीं करता है, तो उसको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। डॉक्टर सर्जिकली क्या करते हैं, पेसमेकर लगाते हैं, वो यही काम करता है कि वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। जिनकी हार्ट बीट नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं रहती, SAN के इरेगुलर फंक्शनिंग की वजह से उनको पेसमेकर लगाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है हार्ट की मसल्स को। ये जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं, एट्रियम की और वेंट्रिकल की, इनके पास कॉन्ट्रैक्शन का या रिलैक्सेशन का या हार्ट बीट को शुरू करने का सिग्नल जो है वो ये भेजते हैं, जो SAN है ये भेजता है। तो इसका फंक्शन पूछा है इन्होंने कि क्या रोल है, हार्ट बीट को इनिशिएट करना, डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, या फिर ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करना हार्ट में। तो ब्लड सप्लाई वाला तो हमारा हट ही गया, क्योंकि इसका ब्लड सप्लाई में तो कोई रोल नहीं है। बात आती है कि डिक्रीज में भी हटाई दीजिए, डिक्रीज नहीं करेगा। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, इनिशिएट करता है हार्ट बीट को या इंक्रीज करता है। अगर इरेगुलर हार्ट बीट है तो इंक्रीज कर सकता है, बट प्राइमरी फंक्शन हम इसका क्या कहेंगे, हार्ट बीट को इनिशिएट करना। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, हार्ट बीट को क्या करना, इनिशिएट करना। सो आंसर A विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज। सेल्स का मास जो क्लीवेज के बाद बनता है उसको क्या बोलते हैं। क्लीवेज आप जानते हो, क्लीवेज क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन इन जाइगोट। जाइगोट में किसी का भी जाइगोट जब बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सबसे पहले स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है और एक सेल बनती है, सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट एक सिंगल सेल है, इन दोनों सेल के फ्यूजन से ये एक सिंगल सेल बनी, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। अब इस सिंगल सेल में सेल डिवीजन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, और एक मास बन जाता है सेल्स का, उसको क्या बोलते हैं, तो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो ये सेल बनती है ना बेटा डिवीजन के बाद, क्लीवेज के बाद, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। और मोरूला बोलते हैं उसको। सॉलिड मास जो बन गया, वो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बन गई, उसको क्या बोलेंगे, मोरूला। उसके बाद वाली जो स्टेज होती है वो ब्लास्टुला, और उसके बाद जो स्टेज आती है वो गैस्ट्रुला,
और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं इनमें से कुछ भी। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाती है सेल्स का गुच्छा, उसको मोरुला बोलते हैं। और ब्लास्टुला में फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे पास क्या बन जाता है, इनर सेल मास, कुछ सेल्स यहाँ पर इकट्ठी होकर और कुछ सेल्स यहाँ पर बाउंड्री बना लेती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। सेल्स की मूवमेंट हो जाती है, कुछ बाउंड्री में आ जाती है जिनको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और कुछ यहाँ पर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, इनको इनर सेल मास बोलते हैं। उसके बाद फिर 3 जर्म लेयर वाली स्टेज आती है गैस्ट्रुला, अभी हमने बात की ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और उनसे फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द प्लाज्मिड दैट इम्पार्ट ड्रग रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज, वो प्लाज्मिड जो ड्रग रेजिस्टेंस इम्पार्ट करता है मतलब लाता है, उसको क्या बोलते हैं। प्लाज्मिड आप जानते हो अच्छी तरह क्या चीज़ होती है प्लाज्मिड। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया वगैरह की बात करें, तो इनके पास एक तो इनका डीएनए हो गया, मेन जेनेटिक मटेरियल जो है इनका, उसके अलावा इस लीनियर डीएनए के अलावा इनके पास एक सर्कुलर डीएनए होता है, इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये तो इनका क्रोमोसोमल डीएनए हो गया, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर्कुलर। ये सर्कुलर डीएनए जो है इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये इनके बाकी सारे कैरेक्टर्स को नहीं कंट्रोल कर रहा है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख रहा है, जैसे रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा है, कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस होती है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं कॉन्जुगेशन में, या फिर ये क्या करता है, ऑप्शन में देखिए यहाँ से ही समझेंगे, कोल फैक्टर प्लाज्मिड जो ड्रग रेजिस्टेंस ला रहा है उसका पूछा है कि ड्रग के लिए ये या तो ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा, या फिर ये कुछ ऐसा टॉक्सिन बनाएगा जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देगा, या फिर ये क्या करेगा, ये डिसीज करवाएगा किसी में दूसरे में, या फिर ये रेजिस्टेंस लाएगा किसके लिए, ड्रग के लिए, किसी ड्रग के लिए या किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस लाने का काम। मतलब अगर ये प्लाज्मिड है इस बैक्टीरिया में, तो हम इसको अगर किसी एंटीबायोटिक में रख दें और इसके पास आर फैक्टर है, इसके प्लाज्मिड में क्या है, आर फैक्टर, जो इसको किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स इसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। सपोज हमने पेनिसिलिन के लिए, इसके पास आर फैक्टर है इसके प्लाज्मिड में, इस बैक्टीरिया के पेनिसिलिन के लिए आर फैक्टर है, तो पेनिसिलिन वाले मीडियम में अगर इन बैक्टीरिया को डाल दोगे तो इन पे कोई असर नहीं होगा, बिकॉज ये उसके लिए रेजिस्टेंस लिए बैठे, रेजिस्टेंस मीन्स इन पर उनका कोई असर नहीं होगा, तो उनको बोलते हैं बेटा आर फैक्टर। यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, आर फैक्टर। प्लाज्मिड के अंदर आर फैक्टर अगर है किसी एंटीबायोटिक या किसी ड्रग के लिए, तो फिर उस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होगा उस एंटीबायोटिक का या उस ड्रग का। टीआई फैक्टर क्या होता है बेटा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एक बैक्टीरिया होता है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, उसमें पाया जाता है टीआई फैक्टर, और टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये क्या करता है, कुछ प्लांट्स में ट्यूमर इंड्यूस करता है, प्लांट्स में डिसीज करता है, क्राउन गैल डिसीज, क्राउन गाल डिसीज, यानी कि किसके जैसे, ट्यूमर के जैसी स्ट्रक्चर बना देता है प्लांट्स में, जिससे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। उसके बाद एक कोल फैक्टर है, ये फैक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड में ही होता है ये कुछ ऐसा टॉक्सिन बनाते हैं जिसको कोलिसिन बोलते हैं, और ये टॉक्सिन दूसरे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। उसके बाद एक है एफ फैक्टर, ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है बेटा, एफ से फर्टिलिटी याद रखना, कोल से कोलिसिन याद रखना, और टीआई से ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर करने वाला, और आर से रेजिस्टेंस, किसके लिए, एंटीबायोटिक या किसी ड्रग के लिए। तो फर्टिलिटी के लिए होता है एफ फैक्टर, ये कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करता है और इनको जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। सो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारा, आर फैक्टर, रेजिस्टेंस के लिए, ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ह्यूमुलिन इज, ह्यूमुलिन क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ह्यूमुलिन क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, हाइब्रिडोमा है, या फिर प्रोटीन है। ह्यूमुलिन को याद करो इंसुलिन से, इंसुलिन है आर्टिफिशियली या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो इंसुलिन बनाई जाती है उसको हम ह्यूमुलिन बोलते हैं। मीन्स हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से किसी बैक्टीरिया में क्या करते हैं, जो इंसुलिन, जिन लोगों में डायबिटीज़ होती है और उनमें इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन बनाने वाली जीन हम लेते हैं, आर्टिफिशियली उनको इंसुलिन दिया जाता है ना बाहर से, तो वो जो इंसुलिन दिया जाता है उसको ह्यूमुलिन बोलते हैं। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रिपेयर्ड इंसुलिन जो है उसको ह्यूमुलिन कहते हैं। और उसमें हम करते क्या है, जीन लेते हैं, इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है वो उसको लिया और उसको किसी बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करा दिया किसी वेक्टर के थ्रू, और ई कोलाई में बैक्टीरिया में वो जीन जो है अपनी कॉपी भी बनाएगा और अपनी प्रोटीन भी बनाएगा। इस तरह से हम ह्यूमुलिन बना लेते हैं आर्टिफिशियली या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। 12th में हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं ये।
तो वो एक प्रोटीन है बेटा, ना कि कार्बोहाइड्रेट, ना फैट, ना हाइब्रिडोमा, वो एक प्रोटीन है। और रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन को ही हम ह्यूमुलिन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार की गई, किसी का जीन हमने किसी में दूसरे में ट्रांसफ़र किया और प्रोटीन को बनवाया, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन आर फॉर्म्ड बाय। एक फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता था। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, फूड चेन किससे मिलकर बनती है? बहुत सारे ट्रॉफिक चेन लेवल से। और वो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो उन खाने हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, कार्निवोर्स। फिर टर्शियरी कंज्यूमर। उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? इन सबको डेड और डिकेइंग मरने के बाद फिर इनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करने का काम करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सो यहाँ पर ये सारे ही ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन आर फॉर्म्ड बाई, इन सभी से बनेगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ऑल ऑफ द अबव। वैसे एक डाउट इस क्वेश्चन में हमारा ये बनता है कि अगर डिकम्पोजर्स हम बैक्टीरिया, फंजाई को देखें तो उनको फूड चेन में तो इंक्लूड नहीं किया जाता। फूड चेन में तो हम सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को रखते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं आएगा यहाँ ऑल ऑफ द अबव। बट प्रोड्यूसर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें खाली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हो। सो इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सक्रेशन इन यूरोकॉर्डेट्स इज अकर्ड। यूरोकॉर्डेट्स में एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है? बाय नेफ्रोसाइट्स, बाय न्यूरल ग्लैंड्स, बाय ग्लोमेरुलस, बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। आंसर हो जाएगा लास्ट हमारा डी ऑप्शन, न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और नेफ्रोसाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने किस में पूछा है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स मीन्स ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं बेटा इनको। यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है हमारा कॉर्डेटा का। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, 3 सब फाइलम होते हैं ना कॉर्डेटा के। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा जो इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको ट्यूनिकेट्स? क्योंकि इनके पास ट्यूनिक वैसे ट्यूनिक का मीनिंग जो होता है वो स्कर्ट होता है लड़की की। तो यहाँ पर क्या होता है? स्कर्ट के या ट्यूनिक के जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, सेलुलोज लाइक कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल की बनी हुई, जिसको ट्यूनिक बोलते हैं। वो इनकी आउटर बॉडी सरफेस को कवर करती है, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। और यूरोकॉर्डेट को वर्टिब्रेटा से अलग क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है बिकॉज इनके पास जो नोटोकॉर्ड होती है ना भाई, कॉर्डेटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहला नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, नोटोकॉर्ड। दूसरा नर्व कॉर्ड, डोर्सल नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो स्टार्टिंग से लेके बॉडी के ऊपर हेड से लेके टेल तक फैली रहती है और बैक में। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड हमारे में जैसे हम बात करें वर्टिब्रेटा में, वो किस में डिवाइड हो जाती है? नर्व कॉर्ड, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाती है। और तीसरा होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे किसके? कॉर्डेटा के। तो अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेटा की, तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती तो है बट लार्वल स्टेज में होती है, बाद में नहीं होती। और केवल कहाँ तक होती है? टेल रीजन में होती है। कहाँ पर रहती है? टेल रीजन में, और लार्वल स्टेज में होती है। नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में नहीं मिलती है। इनके अडल्ट में बस फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स। कैसे एनिमल होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और सेसाइल होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, दोनों सेक्स एक ही इंडिविजुअल में होते हैं। और फीड करते हैं प्लैंक्टन्स और डेट्रिटस के ऊपर। डेट्रिटस यानी मरा हुआ, गला सड़ा सब्सटेंस जो पड़े हुए हैं पानी में, और प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं। अब इनमें एक्सक्रेशन किस किस के थ्रू होता है ये आपको याद रखना है। न्यूरल ग्लैंड के थ्रू भी होता है, पाइलोरिक ग्लैंड्स के थ्रू भी और नेफ्रोसाइट्स के थ्रू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन। लेडरबर्ग्स का जो रेप्लिका एक्सपेरिमेंट है वो क्या एक्सप्लेन करता है? जोशुआ लेडरबर्ग और एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, लेडरबर्ग्स रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक प्लेट ली थी और उसमें कुछ बैक्टीरिया रखे थे और ये कह रहे हैं कि ये किस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है? लेमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी या म्यूटेशन की थ्योरी, या नन ऑफ द अबव। तो ये जो प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट था, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि म्यूटेशन जो होते हैं ना वो स्पॉन्टेनियसली होते हैं बैक्टीरिया में। जो नए ट्रेड्स हैं वो रैंडम जेनेटिक चेंजेस से अराइज हो सकते हैं, नॉट फ्रॉम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के बारे में कौन बात कर रहे हैं? लेमार्क।
कि जैसे जिराफ वाला एग्जाम्पल दिया कि भाई नीचे उनको खाना नहीं मिल रहा है, पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, तो वो उनसे खाना लेने के लिए धीरे धीरे गर्दन को स्ट्रेच करते गए, उनकी गर्दन लंबी होती गई। तो ये जो थ्योरी, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव करता है कि जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो स्पॉन्टेनियसली बैक्टीरिया में नए ट्रेट अराइज हो जाएंगे, रैंडम अराइज होते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से नहीं होते हैं। और जो डार्विन की थ्योरी थी वो किसको एक्सप्लेन करती है? वो नेचुरल सिलेक्शन वाली बात करती है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है बेटा? कि जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फीचर होते हैं, या फिर फ़ायदे वाले होते हैं जो कैरेक्टर, नेचर उनको सिलेक्ट करती है और इस तरह से नई स्पीसीज या नए ट्रेट आ जाते हैं। पर वो नए ट्रेट या नए वेरिएशन आए कैसे, वो डार्विन की थ्योरी भी नहीं बता पाई। वो किससे पता चलता है? म्यूटेशन से। रैंडम डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आता है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और बैक्टीरिया में वो होते हुए दिखाए गए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि स्पॉन्टेनियसली रैंडमली कोई जेनेटिक चेंज आ जाता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से नहीं आता है, तो उसको म्यूटेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करता है ये एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है बेटा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ प्रॉन इज। प्रॉन के एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? तो प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या फिर ट्रैकिया क्या होता है? तो ग्रीन ग्लैंड होते हैं जिनको हम एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड। प्रॉन जिसको हम झींगा भी कहते हैं, मोलस्का का मेंबर है, और इसके हेड रीजन में पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिनको हम ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं। प्रॉन में भी और दूसरे क्रस्टेशियंस में भी यही पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड। किसके लिए? एक्सक्रेशन के लिए। कोक्सल ग्लैंड किस में होती है? कुछ आर्थ्रोपोड्स में, जैसे कि एरेक्निड्स में। और मेल्पिगियन ट्यूब्यूल किस में होती है? इंसेक्ट्स में। याद रखना है, बहुत अच्छे से, सारी कन्फ्यूजन से वाली चीज़ें हो जाती हैं कि मिलती जुलती सी हो जाती हैं। ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड किसके अंदर है? प्रॉन या क्रस्टेशियन में, यानी कि मोलस्का में है। कोक्सल ग्लैंड किस में है? आर्थ्रोपोडा में है, और आर्थ्रोपोडा में भी एरेक्निड्स में है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल भी आर्थ्रोपोड्स में है, बट आर्थ्रोपोडा में किस में है? इंसेक्ट्स में है। और ट्रेकिया क्या है? ये पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंसेक्ट्स में, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही नहीं है। सो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड। सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।